चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन पश्चिम यूपी में जाट बनाम राजपूतों की तकरार और लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आप इसे जाट वर्सेस राजपूत कह लीजिए या फिर दो नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई आप इसे कह सकते हैं, जिसमें पहला नाम है संगीत सोम, जो कि ठाकुरों के बड़े नेता बताए जाते हैं, सरधना से विधायक वो रहे हैं, और दूसरे नेता के तौर पर जो नाम सामने आया है वो है संजीव बालियान, जो मुजफ्फरनगर सीट से 2 बार के सांसद रहे हैं। अब ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, कहां से शुरू हुई? कुछ लोग संजीव बालियान के पक्ष में हैं, कुछ लोग संगीत सोम के पक्ष में हैं। अनुपम प्रसून मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब आपने चूंकि बारीकी से मुजफ्फरनगर सीट, सरधना सीट कवर की है, विधायक चुनाव वाले अब सब चीजें आपने कवर की हैं, क्या लगता है ये लड़ाई शुरू कहां से हुई, कहां तक जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम ये सारी चीज़ें लोगों को बताएंगे। मेरी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, जब मैंने संजीव बालियान के बारे में, आप उधर की ही रहने वाली हैं मुझे पता है, आप संजीव बालियान के बारे में आपकी क्या राय है, थोड़ा आप मुझे बताएंगी? वो कैसे नेता हैं? क्या वो लोगों से मिलनसार हैं या थोड़ा मतलब एग्रेशन में बात करते हैं? आपके हिसाब से वो कैसे नेता है? देखिए अनुपम जी, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, चूंकि मैं उसी गांव की हूं, तो मेरे सुनने में भी आया है और मैंने देखा भी है। किसी के गांव में, किसी के घर में शादी हो जाए, कार्ड जाता है, संजीव बालियान पहुंच जाते हैं। किसी की 13वीं है, न्योता गांव में चूल्हा नोत होता है, चला जाए, पहुंच जाते हैं, जमीन पर बैठते हैं और जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं ऐसे बैठते हैं। अग्रेशन तो छोड़िए, मैंने उनको बहुत, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बात करते हैं उस तरीके से उनको बात करते हुए देखा है, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से भी जो सामने वहां बैठे होते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त ये पूरा कंपटीशन चल रहा था, वोटिंग हो रही थी, हरिंद्र मलिक के साथ बैठ के तो वो खाना खा रहे थे। ठीक है, ये आपकी छवि है, आपने बताया, आपने देखा है, लेकिन उनकी छवि 1-2-4 ऐसे उनके वीडियोस आए जिसमें वो लोगों के साथ बड़े अकड़ के बात कर रहे थे, उससे एक छवि उनकी खराब गई। अब सोचिए, सुनिए, ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? ये झगड़ा एक्चुअल में शुरू हुआ था उस वक्त से जब लड़ाई चल रही थी किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह घिर चुकी थी और उसमें पश्चिमी यूपी में एक मतलब आप देखेंगे एक सीट पर जो बीजेपी के जहां विधायक थे या जिनको संभावित जो उम्मीदवार थे या जो प्रचार करने जा रहे थे, उनको चुन चुन कर पीटा जा रहा था। संजीव बालियान जहां के रहने वाले हैं, वहां पर एक गांव पड़ता है सोरम गांव, आपको याद होगा। सोरम गांव में भी वो मतलब बीजेपी के जो उस वक्त के विधायक थे और जो प्रत्याशी थे, उनके साथ मारपीट हुई। उसके बाद, इस मारपीट के बाद एक पंचायत बुलाई गई। उस पंचायत में सब कुछ सुलह हो गया। विधायक को पहली बार में संजीव बालियान, जो कि केंद्र में थे, मिनिस्टर थे, कोई मदद नहीं मिली। ठीक, पहली नाराजगी यहां से बढ़ी लोगों की। अब देखिए, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ, यहां पर टारगेटेड बीजेपी के विधायकों को, नेताओं को टारगेटेड पीटा गया। संजीव बालियान ने आवाज नहीं उठाई। देखिए, एक होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना, वो अलग बात है। संजीव बालियान की बात लोग सुनते हैं। वो पूरा जो इलाका है वो जाट लैंड के नाम से जाना जाता है, आपको ही पता है। संजीव बालियान जाट नेता है, वो बोलते तो उसका असर पड़ता, हो सकता है कम पड़ता, असर पड़ता। संजीव बालियान पर आरोप ये लगा कि जिस वक्त उनको बोलना चाहिए था उस वक्त उन्होंने खुद को न्यूट्रल कर लिया। मतलब न्यूट्रल करने का मतलब है कि खुलकर वो बैटिंग करने के लिए नहीं उतरे बीजेपी के लिए, और नतीजा ये रहा कि संगीत सोम जैसे जो फायरब्रांड छवि के नेता थे वो हार गए। अब उस वक्त की जो लड़ाई शुरू हुई, वो पूरी लड़ाई इस बात पर शिफ्ट हो गई कि जाट और ठाकुर दोनों 2 तरीके में 2 भागों में बट गए। एक हिस्सा संजीव बालियान के साथ जो जाट वोटर्स थे, वो जो बीजेपी के साथ तब भी खड़े थे, किसान आंदोलन के बाद भी वो खड़े हो गए। वो संजीव बालियान को वोट करते, उनकी सभा में जाते, और संगीत सोम की सभा से उन्होंने दूरी बना ली। संगीत सोम, अब उसमें कुछ ऐसे चेहरे थे जिसको संगीत सोम पहचानते थे, जो खुलकर संगीत सोम के खिलाफ सभाओं में बोल रहे थे। साल 2021 की बात बता रहा हूं, ये आपको जुलाई महीने से लेके अक्टूबर-नवंबर तक की बात बता रहा हूं मैं। कुछ ऐसे नेता थे जिनको संगीत सोम पहचानते थे। अब हुआ ये कि संगीत सोम जानते हैं कि ये आदमी संजीव बालियान के साथ रहता है, और वो आदमी संगीत सोम के खिलाफ जाकर, उनकी बिरादरी के खिलाफ जाकर बोल रहा है, मतलब संगीत सोम को टारगेट करके। संगीत सोम को लगा कि इन सबके पीछे संजीव बालियान है। उनका एक और आरोप आया था साल 2022 में, जब इलेक्शन के नतीजे आए और अप्रैल के आसपास, वो अभी भी मौजूद है गूगल पर, जब आप सर्च करेंगे, उन्होंने कहा था कि उनको जाट ने वोट नहीं किया और
संजीव बालियान की वजह से वो चुनाव हार गए। उनका एक और आरोप था कि संजीव बालियान उनको हराने के लिए रात रात भर कैंप करते रहे, क्योंकि एक जो उनके मन में छवि बनी थी संगीत सोम के मन में कि संजीव बालियान ने जाटों को उनके खिलाफ भड़का दिया, वो छवि बनी, वो छवि रह गई। संजीव बालियान ने कभी भी उसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए कोई कोशिश नहीं की। तो यहां से पूरा झगड़ा और गहरा हो गया। संगीत सोम ने तब कहा था कि ठीक है, अभी मेरी बारी थी, अगली बार जब आपकी बारी आएगी तो हिसाब बराबर करेंगे। और अब हुआ ये कि जब संजीव बालियान हार गए, देखो बहुत ज्यादा वोटों से नहीं हारे हैं, करीब 22-24 हजार वोट से हारे हैं, बहुत ज्यादा वोट नहीं है। और अगर आप देखेंगे जो मेरे पास आंकड़ा है वो उतना ही वोट है, करीब उतने ही वोट है जितने वोट से संगीत सोम हारे थे सरधना में। जितने करीब 20,000 वोट से संगीत सोम हारे और 22,000 वोट से संजीव बालियान हारे, बस यही इतना ही का फर्क है। अब मैं एक पल को संजीव बालियान की बात मान लेता हूं कि संगीत सोम के साथ जो लोग खड़े थे या जो भी मतलब राजपूत थे वो उन्होंने वोट नहीं किया, तो क्या ये मतलब प्रैक्टिकली सही हो सकता है कि एक ही समान वोटों का अंतर सिर्फ 1,000-2,000 का फासला है? ये कैसे हो सकता है? अगर पूरा राजपूत समाज भी वोट नहीं करता है तब भी सोचिए क्या इतना ही फासला रहेगा, जितना संगीत सोम हारे उतना ही संजीव बालियान हारे। ये आंकड़ा बड़ा हो सकता था, क्योंकि आपको पता है कि मुजफ्फरनगर की जो सीट है वहां पर अच्छे खासे राजपूत वोटर्स हैं। जो मेरे पास आंकड़ा है वो 3 से 3.5 लाख राजपूत वोटर्स का है। मतलब कि इतने बड़े डिसाइसिव फैक्टर हैं वो कि जिसकी तरफ चले जाएं उसकी हार तय कर सकते हैं और जीत तय कर सकते हैं। वो जिसकी तरफ गए जीत तय है। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पर खाली सिर्फ बिरादरी को बांटा गया। जो जाट हैं और जो राजपूत हैं दोनों का खून एक तरीके का होता है, मतलब थोड़ा गर्म मिजाज का, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, आपने भी गांव में सुना होगा। दोनों का खून गर्म मिजाज का है। इनको ठंडा करने के लिए अभी इसी अप्रैल के महीने में जब चुनाव चल रहे थे लोकसभा के, योगी आदित्यनाथ गए, उन्होंने दोनों को एक टेबल पर बिठाया, एक सभा में पहले बिठाया, फिर एक टेबल पर अकेले में बिठाया, दोनों को कहा कि आप आपस में झगड़ा खत्म कर दीजिए। वो झगड़ा खत्म नहीं हुआ और जब संजीव बालियान हार गए तो अब उस झगड़े में जो भी हो दोनों तरफ से नमक मिर्च डाला जा रहा है। मेरे पास कुछ आंकड़ा है, मैं एक एक करके जरा बता देता हूं। मैं ये संगीत सोम के विधानसभा मतलब सरधना की जो प्रॉपर बात हो रही है मैं उसमें बताता हूं। जो संगीत सोम कह रहे हैं कि पिछली बार से 10,000 वोट ज्यादा आए, उनका दावा है कि संजीव बालियान को जितना मेरे वक्त आया था उससे 10,000 वोट मैंने ज्यादा दिलवाए बीजेपी को। और उनका कहना है कि संगीत सोम ने लोगों को भड़काया मेरे खिलाफ। मैं एक एक गांव की बात करता हूं। देखिए, ठाकुर चौबीसी गांव बहुत बड़ा गांव है, उसी इलाके में आता है। वहां दौलतपुर बूथ है, वहां बीजेपी को पड़े 37 वोट, समाजवादी पार्टी को पड़े 238 वोट। इसके बाद अब आगे बीजेपी लीड लेती है। ज्वालगढ़ बूथ है, बीजेपी को 431 वोट, समाजवादी पार्टी को 83 वोट। कुशावली है, बीजेपी को 1,162 वोट, समाजवादी पार्टी को 596 वोट। सलावा है, वहां पर बीजेपी को 2188 वोट, समाजवादी पार्टी को यानी हरेंद्र मलिक को 1373 वोट। कैली है, वहां बीजेपी को 198, समाजवादी पार्टी को 2904। कपसाड़ है, वहां बीजेपी को 1302, समाजवादी पार्टी को 755। अब सुनिए, इसके अलावा राजपुर मोमिन है, जहां संजीव बालियान को 267 वोट पड़े, हरेंद्र प्रताप को 180 वोट पड़े। ये प्रॉपर, ये जो अभी जो राजपुर मोमिन है, ये प्रॉपर मतलब संगीत सोम के गांव का इलाका है। सरधना में भी वो इलाका जहां पर संगीत सोम का गांव है, वहां देखिए बीजेपी लीड ले रही है, बैक हो रही है, ये आप नोट करिएगा। राजपुर मोमिन फिर से बता देता हूं, संजीव बालियान 267 वोट, हरेंद्र प्रताप को 180 वोट, हरेंद्र मलिक को। फिर नाहली एक बूथ है जो संगीत सोम के गांव का बूथ है, गांव की बूथ है, वहां समाजवादी पार्टी को 998 वोट और जो गठबंधन था बीजेपी को 302 वोट मिले, यहां बीजेपी पे चढ़ गई। खेड़ा में समाजवादी पार्टी को 1219 वोट मिले, बीजेपी को 1016 वोट मिले। और देखिए, अगर आप सबको जोड़ेंगी तो यहां पर करीब 200-300 वोटों से लीड ले रही है समाजवादी पार्टी। ये प्रॉपर वो इलाका है जो संगीत सोम का गांव है, मतलब संगीत सोम का गांव कहलाता है ये। अब उनके और विधानसभा में आते हैं, और एक गांव जो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ठाकुर बनाम जाट की लड़ाई है, तो जो वहां के जिला अध्यक्ष हैं ठाकुर शिव राणा,
ठाकुर शिव राणा, उनका भी, शिव कुमार राणा, उनके गांव का भी हाल देख लेते हैं। औरंगनगर है ये, शायद औरंगनगर बूथ है, वहां पर बीजेपी को 1437 वोट पड़े, समाजवादी पार्टी को 1128 वोट पड़े। यहाँ बीजेपी लीड ले रही है। जलालपुर अक्खेपुर है, बीजेपी को 478 वोट पड़े, समाजवादी पार्टी को 268 वोट। भामौरी एक जगह है, वहां बीजेपी को 1194 वोट, समाजवादी पार्टी को 396 वोट। देखिए दोनों ठाकुर हैं, संगीत सोम और जो जिलाध्यक्ष हैं ठाकुर शिव कुमार राणा, वो भी ठाकुर हैं। शिव कुमार राणा के गांव में संजीव बालियान लीड लेते हैं और संगीत सोम के गांव में संजीव बालियान ट्रेल हो जाते हैं। अब एक और इसी का एक और हिस्सा है जो जिलाध्यक्ष के गांव का है, भामौरी में बीजेपी लीड लेती है। बीजेपी को 1194 वोट आते हैं, समाजवादी पार्टी को 362 वोट आते हैं। झिटकिरी एक बूथ है, वहां पर बीजेपी को 799। झिटकिरी, ये झिटकिरी जो मैंने रिसर्च किया उसमें झिटकिरी आया, जहां बीजेपी को 799 और समाजवादी पार्टी को 203। अगर आप टोटल नोट करेंगी तो करीब 1,500 की लीड है उस गांव में जहां से जिला अध्यक्ष आते हैं बीजेपी को। अब ये फर्क मैं क्यों बता रहा हूं, दोनों, क्योंकि दोनों ठाकुर हैं, संगीत सोम भी ठाकुर और जिला अध्यक्ष भी ठाकुर, और वोट किसको जा रहा है, कैंडिडेट है जाट। लेकिन जिला अध्यक्ष के गांव में बीजेपी 1,500 वोटों से लीड ले लेती है और संगीत सोम के गांव में करीब 500-400 वोटों से ट्रेल हो जाती है। इसीलिए ये जो डेटा है ये संजीव बालियान के जहन में है और उनकी नाराजगी इसी डेटा पर है कि उनके गांव में मुझे वोट नहीं मिला। खैर 500 वोट से तो हारे नहीं वो। अब पूरे अगर सरधना की बात करेंगे आप, तो सरधना में देखिए संगीत सोम ने जो सबसे पहला मामला उठाया था किसान आंदोलन के वक्त, उस पर एक नजर डाल। और सिर्फ संगीत सोम ही नहीं, आपको याद होगा जयंत चौधरी भी, जिस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है, संजीव बालियान का जिस पर ध्यान नहीं जा रहा है, संजीव बालियान और जयंत चौधरी में 36 का आंकड़ा है। ये आज का नहीं, 2020 से। आप इसके बहुत सारे ट्वीट्स हैं, 2-4 ट्वीट्स मैंने निकालने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूं। देखिए सोरम गांव में एक बार गए थे, जब वो सोरम गांव उनका ही इलाका है संजीव बालियान का, वहां गए थे। वहां आपने जैसा कहा कि वो किसी की 13वीं में भी चले जाते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है, वो ये ट्वीट उनका दिखा रहा है कि वो चले गए थे 13वीं। मुझे एक रिपोर्ट मिली, मैं वो रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को दिखाता हूं, और कैसे उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दोनों में 36 का आंकड़ा छिड़ गया है। जयंत चौधरी का ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट उन्होंने कब किया था, ये किया था 22 फरवरी 2001 को, 22 फरवरी 2021 को, माफ करिएगा, उसी सोरम गांव में जहां वो 13वीं में गए थे। सोरम गांव में बीजेपी नेताओं और किसानों के बीच संघर्ष, कई लोग घायल। किसान के पक्ष में बात नहीं होती तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, किसान की इज्जत तो करो। इन सब कानूनों के फायदे बताने जा रहे सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त करने वाले गांव। और जो तस्वीर ट्वीट की है, कुछ किसी के आंख पर चोट है, किसी के सिर पर चोट है, वो तस्वीर यहाँ पे ट्वीट की है जयंत चौधरी ने, साल 2021 की। ये तस्वीर देखिए आपने। मैं अब सोरम गांव की ही तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ, एक तो वो संजीव बालियान का इलाका है प्रॉपर, दूसरे में कि देखिए संजीव बालियान ये कह नहीं सकते कि जाटों ने भी उनको वोट किया है। हाँ, एक तरफा जाटों ने वोट दिया ये नहीं कह सकते, वो भी और लोग भी। हाँ, और मैं ये सोरम गांव का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वो समझ जाएं कि जो राजपूतों पर वो ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो शायद उनकी अपनी जो बिरादरी है उसमें भी उनको बैठकर एक पंचायत बुलानी चाहिए। हालांकि इस पर एक जवाब उन्होंने दिया था, उस वक्त संजीव बालियान ने जवाब दिया था कि उन्होंने पंचायत बुलाई थी जो किसानों के खिलाफ, जो किसानों की नाराजगी थी बीजेपी के खिलाफ, उसको दूर करने के लिए। तो उस पर पहले 6-7 लोगों ने हमला किया और फिर ये नौबत पैदा हुई, उन्होंने सफाई दी थी। लेकिन अब हरेंद्र मलिक पे आते हैं। आप हरेंद्र मलिक पर आए उससे पहले मेरा एक सवाल है, जयंत चौधरी और आप संजीव बालियान की दुश्मनी की बात कर रहे हैं, तो जिनके पिताजी उस सीट से हारे हैं तो वो तो एक रहेगा ना। हराया संजीव बालियान ने हराया था। वो जो 2019 से जो सिलसिला शुरू हुआ, 2020 में और कड़वाहट भूल गई। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या आरएलडी या राष्ट्रीय लोकदल या जयंत चौधरी से कोई ये पूछेगा कि क्या उन्होंने संजीव बालियान के लिए वोट मांगा वहां जाकर? संजीव बालियान भी खुद नहीं पूछेंगे, क्योंकि संजीव बालियान ये जानते हैं कि वो जयंत चौधरी से नहीं पूछ सकते हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। प्रचार किया लेकिन हाँ,
जयंत चौधरी ने प्रचार किया, लेकिन देखिए प्रचार करने के लिए तो सबने, योगी आदित्यनाथ भी गए, ठाकुरों से बड़ा उनसे बड़ा तो नेता नहीं है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। फिर संगीत सोम से क्यों शिकायत है आपकी? मैं एक बात कह रहा हूं, हरेंद्र मलिक के ऊपर जो सब एक कुछ ऐसे भी चर्चा होती है कि हरेंद्र मलिक के साथ को लेकर ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन टूटा। जो वो सीट थी, मुजफ्फरनगर की सीट थी, उसी सीट पर कौन लड़ेगा इसको लेकर गठबंधन टूटा। अखिलेश चाहते थे कि हरेंद्र मलिक वहां से लड़े क्योंकि वो मजबूत हैं, वो पहले भी विधायक रह चुके, और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो भी समाजवादी सोच वाले हैं, मतलब कि उसी विचारधारा के जिस विचारधारा से जयंत चौधरी के पिताजी यानी अजित सिंह आते थे, चौधरी अजित सिंह आते थे। तो हरेंद्र मलिक, देखिए यहां पर दो लोगों की लड़ाई थी। जयंत चौधरी यानी जाटों को एकजुट नहीं कर पाए जयंत चौधरी, जाटों ने एक मुश्त वोट नहीं किया। जहां के रहने वाले हैं संजीव बालियान, वहां पर भी जाटों ने उनको वोट नहीं किया। ये जो चार बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उसने संजीव बालियान की हार की पूरी कहानी लिख दी। अब मैं आपको थोड़ी देर पहले एक डाटा दिखा रहा था। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जो राजपूत बहुल सीट हैं, जहां पर राजपूत वोटर्स अच्छे खासे तादाद में हैं, लेकिन वहां से बीजेपी हार गई, या फिर जहां से जीत भी गई, जैसे कि गोरखपुर सीट की ही बात कर लेते। आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले आंकड़ा, रवि किशन 2019 में करीब 3-3.25 लाख वोटों से जीते, इस बार 1 लाख से वोटों से जीते। और उसमें भी क्या स्थिति रही कि कई राउंड में रवि किशन पिछड़ गए थे, तब वो जीते। तो इससे आप समझिए, वहां भी राजपूतों की अच्छी खासी संख्या है, गोरखपुर सीट पर भी, वहां भी क्या स्थिति रही होगी। खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं, फिर भी आपको शिकायत होती है कि राजपूतों ने आपको वोट नहीं। अब अगर योगी आदित्यनाथ की सीट पर रवि किशन को वोट नहीं पड़ रहा है राजपूतों का, तो क्या वो योगी आदित्यनाथ से दुश्मनी पाल लेंगे? आप बताइए कि अगर राजपूत वोट बढ़ जा रहा है तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रवि किशन खड़े हो जाएंगे कि आपने जो है मेरे खिलाफ वोट करवा दिया लोगों को। ये जो झगड़ा है, अब हारने का किसी ना किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना था, और ये भी है कि अब दोबारा संजीव बालियान को उस सीट से टिकट शायद ना मिले, उस सीट से टिकट ना मिले। एक तो क्या, पार्टी के खिलाफ काम करने का उन पर एक नहीं कई लोगों ने आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, इन 3 जिलों के कई विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने, और यहां तक कि जिला अध्यक्ष ने उनकी शिकायत की। ये आज नहीं, 2022 से हो रहा है उनके खिलाफ। दूसरी में कि अब उनको पता है कि उनकी उम्र भी हो चली है, और बीजेपी की जो पॉलिसी रही है उसके हिसाब से उनके लिए संभावना अब जैसे 2024 में चुनाव हुआ तो 2029 में ही चुनाव होगा, 2029 तक उनके लिए संभावना नहीं बचेगी। और तीसरी बात, उनको ये लगता है कि उन्होंने जो किया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक राजपूत हैं, तो अगर उन्होंने जो किया है, अगर योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए तो शायद उनके लिए मुसीबत और बढ़ सकती है। तो अब उनको इस चीज से बचने के लिए वो सारा ठिकरा संगीत सोम के ऊपर फोड़ रहे हैं। हम जो आंकड़े दिखा रहे थे, अब हम आपको 2022 का भी एक आंकड़ा बता देते हैं। उस समय अतुल प्रधान और संगीत सोम के बीच जो लड़ाई हुई, अतुल प्रधान को करीब 1,18,573 वोट आए थे। उस समय वोटिंग परसेंटेज ज्यादा थी। अभी अगर देखेंगे जितने पोल वोट हैं, इस बार पोल वोट भी कम पड़े वहां पर, और संगीत सोम को 1,03,73 वोट पड़े थे। इस तरह से मतलब अगर देखेंगे तो करीब 18,200 के आसपास वोटों का अंतर रह गया था, संगीत सोम हार गए थे, और 22,000 संजीव बालियान जी का है। तो ओवरऑल 4,000 का डेटा ऊपर नीचे है। सिर्फ 4,000 नहीं, राजपूत आपसे नाराज नहीं हो सकते। राजपूत नाराज होंगे तो बहुत लंबे, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। जैसे कि गोरखपुर का डेटा है, जहां सीधे 2 लाख की गिरावट आ गई, सीधे 2 लाख की गिरावट आ गई। यहां सिर्फ 4,000 की गिरावट है। अगर सरधना में भी देखिए, अगर टोटल आप पोल्ड वोट जोड़ लें तो बीजेपी को कम से कम 10,000 की लीड है, 10,000 की। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, ये कुछ ही बूथ्स के एग्जाम्पल हैं। अगर सारे बताऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये 10,000 के आसपास, और यही संगीत सोम कह रहे हैं कि आप हमारे विधानसभा में 10,000 की लीड ले चुके हैं, तो इसलिए हम पे आरोप मत लगाइए। हाँ, संगीत सोम दूध के धुले हैं। अब इस पूरे मामले में ये देखना है, संगीत सोम दूध के धुले नहीं है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि उनके ऊपर बीजेपी में किसका हाथ है। 2015 में जब
अखलाक की लिंचिंग हुई थी, आपको पता है 2000, बहुत ये विवादित मामला था उत्तर प्रदेश का। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, संगीत सोम पे आरोप लगा अखलाक की लिंचिंग का, वो जेल भी गए और 2000, अब सोचिए 2021-22 में उनके खिलाफ एक्शन हुआ। 2000 उस समय भी जेल गए थे 2015 में, 2021-22 में कोर्ट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया इस मामले में। और फायर ब्रांड नेता इसलिए हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एकदम टारगेटेड बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, तो इस वजह से एक जो छवि है वो उस पूरे इलाके में बहुत तेजी से उभरने लगे थे। आप जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, खास तौर पर मुजफ्फरनगर का, उसमें 2 लोग दावेदार बन गए थे संजीव बालियान के सामने, एक संगीत सोम और एक उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उचित नहीं होगा, ये 2 लोग दावेदार हैं। और अभी तो जो उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर हैं वो साइलेंटली बैठकर इस पूरे गेम को देख रहे हैं, मतलब वेट एंड वॉच वाला जो वॉच वाली स्थिति होती है बिल्कुल उसमें है। वो अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो संगीत सोम को भी पछाड़ेंगे और संजीव बालियान को भी पछाड़ेंगे। और जो मैंने आपको कहा कि संजीव बालियान की संभावना कम हो गई है, उनकी संभावना प्रबल हो गई है। हाँ, तो संजीव बालियान, असल में जो झगड़ा है वो झगड़ा कोई बता नहीं रहा है। संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच सिर्फ आपसी बिरादरी का झगड़ा अब रह गया है और आपसी ईगो का झगड़ा रह गया है। किसी ने किसी को हराया, ये अलग बात है। जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि हराने में ना तो संजीव बालियान का कोई बड़ा रोल है संगीत सोम को, और ना ही संजीव बालियान का कोई, संगीत सोम का कोई रोल है संजीव बालियान को हराने में। लेकिन अब जो है दोनों के बीच सिर्फ ईगो का झगड़ा रह गया है। और झगड़ा ये रह गया है कि मुजफ्फरपुर में हम, माफ़ करिएगा मुजफ्फरनगर में, मैं बिहार से आता हूँ इसलिए मुजफ्फरपुर बोल बैठा, मुजफ्फरनगर में हम आगे जाएंगे तो हम आगे जाएंगे। आप जब वहाँ लोगों से पूछेंगे सरधना में जाके, तो संगीत सोम के खिलाफ भी नाराज़गी मिलेगी आपको। और जब आप मुजफ्फरनगर लोकसभा में जाके संजीव बालियान के बारे में पूछेंगे तो उनके खिलाफ भी नाराज़गी मिलेगी। इसी तरह उनके फैंस भी बहुत मिलेंगे, दोनों जगह उनके फैंस। और जहाँ लोग फैंस मिलेंगे वहाँ एकदम जैसे होता है ना कि आप पे एकदम न्यौछावर हो जाना, उस टाइप के फैन मिलेंगे दोनों के, और उस टाइप के कट्टर दुश्मन भी मिलेंगे। तो ये कुछ आंकड़े थे जो मेरे हिसाब से ये जो अच्छा, एक राजपूत नेता जो कि प्रदेश का मुख्यमंत्री, आप ऐसा मैं आपको सीधी बात बताता हूं, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको एक टेबल पर बिठाकर समझाता है कि आपस में मत लड़ो, फिर भी एक जो विधायक रह चुका है, एक मंत्री, एक विधायक ही रह चुके हैं, वो एक पूर्व विधायक खुलकर बोलता है, समझाने के बाद भी बोलता है। और एक जो केंद्र में मिनिस्टर रह चुका है उसके खिलाफ बोलता है। और इतना होने के बाद भी अभी तक दिल्ली की तरफ से ना तो संगीत सोम के खिलाफ ना ही संजीव बालियान के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। और दिलचस्प बात क्या है इस पूरे मामले में कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और वो भी जाट हैं, और वो भी इस पूरे मामले पर खामोश हैं। किसी को आपने कुछ बोलते हुआ देखा? नहीं देखा। की लड़ाई में पड़ ही नहीं रहा है। नहीं पढ़ रहे हैं, मैं यही समझा रहा हूं, पढ़ तो रहे हैं। अंदर खाने, देखिए अंदर खाने, संगीत सोम को सपोर्ट करने वाला एक बड़ा आदमी है और संजीव बालियान को सपोर्ट करने वाला एक बड़ा आदमी है। मैं जो इशारों में आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं फिर से दर्शकों को बताता हूं, आप क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिठाकर दोनों को सुलह कराते हैं अप्रैल महीने में, इसी साल अप्रैल महीने में, कि आपस में मत लड़ो, चुनाव है, चुनाव पर फोकस करो। पहले चरण से मेरे ख्याल में 7 दिन पहले ये मीटिंग हुई थी, क्योंकि पहले चरण में वहां वोटिंग हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके बाद सबको ही शांत हो जाता है, कुछ किसी को नहीं बोला जाता। लेकिन एक आदमी, मतलब संजीव बालियान की माने तो संगीत सोम चुपचाप उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे, यही वो कह रहे हैं। और अब जब झगड़ा खुलकर आता है तो संगीत सोम, जब सुलह हो चुकी है आप दोनों के बीच, तो सबसे पहले आरोप किसने लगाया? संजीव बालियान ने लगाया। संजीव बालियान ने कहा कि हार गए। संजीव बालियान, जब आप आपस में आप सुलह कर चुके हैं तो आपको ये आरोप नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन संजीव बालियान ने क्यों लगाया? मौका देखकर लगाया। कौन इस वक्त कमजोर है उत्तर प्रदेश में? किसके ऊपर ये जो हार का ठीकरा है वो किसके ऊपर जा रहा है? किस नेतृत्व? योगी आदित्यनाथ को बोल रहे हैं। मैं वही इशारा कर रहा हूं आपको। संजीव बालियान अब दरअसल वो खुलकर योगी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तो उनको सॉफ्ट टारगेट संगीत सोम मिले। वो संगीत सोम को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं, और संगीत सोम खुलकर बीजेपी के, तो फिर संगीत सोम पे भी तो सवाल है, वो भी तो खुलकर ये बात बोल सकते थे ना कि
सारे राजपूत एकमुश्त होकर बीजेपी के लिए वोट करें। सवाल संगीत सोम पे हवा हवाई थोड़ी उठ रहे हैं। पंचायतें बैठी हैं, सबने देखा है। पंचायतें संगीत सोम ने नहीं बिठाई पंचायत, लेकिन उन्होंने इग्नोर भी नहीं किया ना, उन्होंने नजरअंदाज करके ये कहा कि आप लोग मत बैठाइए। जैसे कि आपने कहा जयंत चौधरी प्रचार करने गए, संगीत सोम भी प्रचार कर रहे थे बीजेपी के लिए, संगीत सोम भी वहां प्रचार कर रहे थे। अब यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब पंचायत बैठता था किसानों का तो संजीव बालियान नहीं जाते थे। जब जाट किसानों, जब संजीव बालियान नहीं जाते थे, और अब जब राजपूतों की पंचायत बैठ रही है तो संगीत सोम नहीं जा रहे हैं उनको समझाने के लिए। दोनों की आपस में, और दिलचस्प मैं जो बात कहने जा रहा था वो बात अधूरी रह गई कि मुख्यमंत्री के समझाने के बाद भी संगीत सोम बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, और संजीव बालियान भी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश नेतृत्व, मैं जो कहने वाला हूं, प्रदेश नेतृत्व मतलब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या प्रदेश संगठन है, और जो सरकार का जो नेतृत्व करता है, दोनों के बीच जो दूरी बढ़ती जा रही है, उसका ये नतीजा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे पहला शिकार बना है। और सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो आग है वो गाजियाबाद तक पहुंच गई है। गाजियाबाद में विधायक प्रदेश नेतृत्व के साथ खड़े हो गए हैं, और जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर, उनका आप देखिए, उन्होंने खुलकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिया है। आप अभी एक लिस्ट भी बता रहे थे कि कुछ बड़े बड़े नेताओं ने योगी के खिलाफ शिकायत भी की है। ये मैं एक बार बता देता हूँ, हमारे पास कुछ आंकड़े आए हैं, बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं कि जो हार जाते हैं, जो हार गए या जो हारते हारते बचे, उनकी योगी आदित्यनाथ से बहुत शिकायत है। मेनका गांधी को योगी आदित्यनाथ से शिकायत है, आपको शायद पता नहीं होगा। बृजभूषण शरण सिंह का बेटा जीत गया, लेकिन बृजभूषण ने दिल्ली में योगी के खिलाफ क्या रिपोर्ट, बहुत तगड़ी रिपोर्ट दी है। अब मैं बताता हूँ। मिर्ज़ापुर से जीत गए अनुप्रिया पटेल, उन्होंने दिल्ली नेतृत्व को कहा है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जैसा सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। यही नहीं, साध्वी निरंजन ज्योति हार गई, वो साध्वी हैं, योगी आदित्यनाथ योगी हैं। कभी आपको लग सकता है कि साध्वी और योगी में मतलब नहीं बनती होगी, विचारधारा तो एक ही है। साध्वी निरंजन ज्योति ने ये खुलकर कहा है कि पार्टी में भीतरघात की हुई है, उनके साथ भीतरघात हुई है, और इसी वजह से ये हार हुई है। अब देखिए, कौशल किशोर राज्य मंत्री थे, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ रिपोर्ट किया है। रामपुर से घनश्याम सिंह चुनाव लड़ रहे थे आजम खान की सीट पर, और वहां से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया था। घनश्याम सिंह लोधी ने भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने कहा है कि जो प्रदेश के नेता हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, श्रावस्ती सीट पर भीतरघात का आरोप लगा। साकेत मिश्रा को वहां से जब हार मिली, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केंद्र नेतृत्व को रिपोर्ट दी, प्रदेश नेतृत्व को नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को भी बताया। लालगंज सीट पर नीलम सोनकर, उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से योगी आदित्यनाथ की शिकायत की और दिल्ली भी एक शिकायत भेजी है। गाजियाबाद की सीट से नंद किशोर गुर्जर ने तो खुलकर कहा है कि अधिकारी अपनी पूरी मनमानी कर रहे हैं, अधिकारी ही चला रहे हैं उत्तर प्रदेश। जो विधायक, अब सोच कर देखिए कि कितने हाथ बंधे होंगे। एक मुख्यमंत्री का हाथ किस हद तक बंधा होगा कि उसका विधायक खुलकर बोलता है कि भाई अधिकारी चला रहे हैं, ये चला ही नहीं रहा। और उस वक्त क्या बीतती होगी योगी आदित्यनाथ के ऊपर, जब उनकी पार्टी का एक सांसद का बेटा चुनाव लड़ रहा है और वो सांसद खुलकर कहता है कि हम योगी आदित्यनाथ को नेता नहीं मानते। अब ये झगड़े, देखिए झगड़े का कनेक्शन बहुत दूर तक जा रहा है। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही फोकस रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इस झगड़े की जो बुनियाद है वो आप समझ चुके होंगे, जो थोड़ी देर पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि कौन किसके फेवर में खड़ा है, किसके ऊपर किसका हाथ है, वो शायद इसका जवाब हमारे दर्शकों को मिल चुका होगा। और जितने भी लोगों को ये कंफ्यूजन था कि संगीत सोम या संजीव बालियान में से कौन सही है कौन गलत है, आंकड़े आपके सामने पेश कर दिए गए हैं 2022 को लेकर भी, उससे पहले को लेकर भी, और 2024 के जो चुनावी आंकड़े आए हैं उसको लेकर भी। अब आपके ऊपर छोड़कर जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप क्या समझे। और इससे पहले जो सवाल अनुपम ने आपके लिए छोड़ा था कि किसके सिर पर किसका हाथ है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कितना समझ में आया। नमस्कार।